हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए आपका बहुत अभिनंदन। शुरुआती तौर पे जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। आप वो शख्स हैं जिन्होंने एसआईआर की लड़ाई सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, लेकिन अभी जो ये रुझान आ रहे हैं सर, मैं सबसे पहले इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं निराश हूं लेकिन हैरान बिल्कुल नहीं हूं। निराश इसलिए हूं कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से, जन आंदोलनों की तरफ से हमने विपक्ष का समर्थन किया था। मैंने खुद कैंपेन भी किया था, तो जाहिर है निराशा तो होती है ऐसे में। हैरान इसलिए नहीं हूं कि शुरुआत से ही कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो आखिरी 5-10 दिन में तय होते हैं, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कि वो किस तरफ झुके हुए हैं। 3 बड़ी वजह हैं जिससे ये चुनाव शुरुआत से ही एनडीए के पक्ष में झुका हुआ था। कम से कम मुझे घूमते हुए, हालांकि मैं प्रचार कर रहा था महागठबंधन के लिए, लेकिन जो हवा थी, फिजा थी जो दिख रहा था, उससे मुझे नहीं लग रहा था कि एनडीए ये चुनाव हारने की स्थिति में है। 3 बड़ी वजह ये है। देखिए, अब आखिरी दिनों की खींचतान को हम भूल जाएं। पहली बात, बतौर एक राजनीतिक गठबंधन एनडीए महागठबंधन की तुलना में बड़ा है। हम याद रखते हैं कि 2020 में दोनों के वोट लगभग बराबर थे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चिराग पासवान उस वक्त बाहर थे। उसके बाद से जो कुछ बदलाव हुए हैं, सबको अगर आप शामिल मान लें, चाहे वो कुशवाहा का हो, चाहे वीआईपी पार्टी का पलटना हो, कुल मिलाकर एनडीए जो है वो 2020 के लिहाज से भी कम से कम 5% बड़ा था महागठबंधन की तुलना में। लोकसभा चुनाव में भी 8% से आगे था। सामाजिक गठबंधन के तौर पे भी एनडीए एक बड़ा गठबंधन है। महागठबंधन कुल मिला के कोई बिहार की 40% आबादी है, उसमें से अपना वोट खींचता है, जिसमें से 32% मुसलमान और यादव हैं, और उसके अलावा रविदासी हैं, अब मल्लाह जुड़ गए, सब मिला के 40% के करीब हैं। जबकि एनडीए बिहार के 50% से थोड़ा सा अधिक वोटर में से अपने वोट खींचता है, तो सामाजिक गठबंधन के तौर पे बड़ा है। और तीसरी बात, जो पूरा तंत्र है, तंत्र का मतलब सत्ता का उपयोग, तंत्र का मतलब पैसा, तंत्र का मतलब दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग भी, ये सब इतना झुका हुआ है एक तरफा कि इन तीनों को देखते हुए मुझे शुरू से लग रहा था कि ये वाला चुनाव है ये एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है, और इसलिए हैरानी नहीं है मुझे। योगेंद्र सर, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज गैरोला जी हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन। मनोज सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, देखिए, एक मेरा सवाल है कि इस इलेक्शन में अगर हम देखें तो बिहार की जो हालत है वो बहुत मतलब अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो हमारे देश में जो सबसे पिछड़ा जो राज्य है वो बिहार है। बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश की पर कैपिटा इनकम से 1/3 है। और अगर हम इसे इकोनॉमिकली कंपेयर करें तो अफ्रीका के भी जो सबसे गरीब देश हैं, सोमालिया जैसे, तो पर कैपिटा इनकम उनके मुकाबले की है। लेकिन ऐसे में भी जब इलेक्शन आता है तो हम देखते हैं कि नौकरी कोई एज सच कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ आनी चाहिए, वो कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। और उसके कारण कोई चेंज हो या वो कोई इलेक्शन का मुद्दा बने, तो ऐसी बात वहाँ नहीं है। बल्कि लोगों को फ्री बीस मिल गई, 10,000 रुपये मिल गए, या फिर जो कास्ट कॉम्बिनेशन या जो बाकी जो चीज़ें हैं उसी में लोग संतुष्ट हैं। और ऐसा लगता है कि बिहार में लोगों के जो एस्पिरेशंस, जैसे हमारे देश के ही बाकी जो राज्य हैं वहाँ भी लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, जो कि वो देखते हैं कि जिस समय इलेक्शन आएगा तो वो अपनी मांगे रखेंगे और डेवलपमेंट की शायद कुछ बात करेंगे। तो ऐसा क्यों है बिहार में कि लोगों में, वोटर में वो एस्पिरेशन ही नहीं है? और ये जो मुद्दा है नौकरी का, विकास का, इंडस्ट्रीज का, ये मुद्दा था ही नहीं कभी इस बारे इलेक्शन में। बहुत गंभीर और गहरा सवाल पूछा है मनोज जी आपने, धन्यवाद। क्योंकि बिहार की जो गरीबी है वो केवल आंकड़ों की गरीबी नहीं है। बिहार में चाहिए आप, मतलब आँख से दिखती है। अभी भी बच्चे आपको स्कूल से आते हुए दिखते हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है। अभी भी इतने बच्चे हैं जिन पे आपको देख के कह सकते हैं भूखे हैं। इतने लोग जिनके पास सर्दी के मौसम में कोई गर्म कपड़ा नहीं होता। तो बिहार की गरीबी तो बिल्कुल
आंख से दिखती है, छुपी हुई चीज़ नहीं है। और जाहिर है ऐसे प्रदेश में लोकतांत्रिक राजनीति से पहली आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक राजनीति जनता की गरीबी के सवाल को, नौकरी के सवाल को, पलायन के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को, इन सवालों को आगे लेके आएगी। ऐसा नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ दो वजह हैं। पहला तो ये कि ये सब मुद्दे अपने आप में मुद्दे नहीं बनते जब तक कोई इन्हें बनाए नहीं। और बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने चुनावी भाषण में बोल दिया। बनाने का मतलब आप लोगों के सामने एक क्रेडिबल विकल्प लेके आए जिससे देख के लोगों को लगे हाँ भाई ये दूसरे वाले से तो अच्छा करेगा। दुर्भाग्यवश बिहार का ऑपोजिशन, जिसमें महागठबंधन शामिल है, जैसे मैंने कहा भाई मैंने तो उनके लिए प्रचार भी किया था जी, लेकिन अभी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में वो इम्प्रेशन नहीं जाता है कि वो गवर्नेंस में ऐसा कोई बुनियादी बदलाव करके आएंगे। और ये जो छवि है जंगल राज वाली, जो मीडिया ने उछाली भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो छवि अभी तक धुली नहीं है। और ये केवल फॉरवर्ड कास्ट का मामला नहीं है, बाकी कास्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं एक छवि है। दूसरा, जो बिहार का जातीय इक्वेशन है वो इतना जड़ हो गया है, इतना फ्रोज़न हो गया है कि उससे आगे बिहार की राजनीति बढ़ नहीं पा रही है। एक तरफ मुस्लिम यादव कोalition में बदल गया है। याद रखिए आरजेडी जब शुरू हुई थी, जब 90 के दशक में बिहार में एक सामाजिक क्रांति हुई थी, उस वक्त आरजेडी केवल मुसलमान और यादव की पार्टी नहीं थी, वो बिहार के तमाम गरीब गुरबा की पार्टी थी। तो बिहार में एक तरह से क्रांति हुई थी जी। लेकिन वो क्रांति एक गवर्नेंस में बदल नहीं पाई, आरजेडी खुद उसको पूरा नहीं कर पाई। और बाद में नीतीश कुमार ने उसमें कुछ सुधार जरूर किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी ढीले पड़ गए, जो कि लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति पड़वा जाता है। जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब इतना लो इक्विलिब्रियम, जिसको इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं, डिमांड सप्लाई का लो इक्विलिब्रियम है। लोगों को सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं है। आप ज़मीन पे लोगों से पूछिए सरकार ये स्वास्थ्य का क्या, शिक्षा का क्या, लोग हैरान होते हैं। लोगों को उम्मीद नहीं है कि सरकार ये काम कर सकती है। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और बिहार की राजनीति जिसमें शासक और विपक्ष दोनों जिम्मेवार, योगेन जी, इसके लिए इसकी जिम्मेवारी उन्हें लेनी पड़ेगी। योगेन जी, क्योंकि ये जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो आप अपने एनालिसिस से बताइए इसका मतलब लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, जो आप लोग कह रहे थे साहब कि ये वोट डिलीशन का पूरा गेम चलाया जा रहा है या वोट चोरी का पूरा मामला है, तो लोगों को इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखा नहीं। अगर दिखा होता तो वो वोट पे दिखाई देता हमें। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा चुनाव के वोट की यात्रा नहीं थी। वोटर अधिकार यात्रा थी वोट काटने को रोकने की यात्रा, और मैं समझता हूँ उसमें वो सफल रही, क्योंकि बिहार में वोट 2 चरण में कटने थे। पहले चरण में 65 लाख वोट कट गए और दूसरे चरण में कम से कम 1-1.5 करोड़ और वोट काटने की तैयारी थी। तो वोटर अधिकार यात्रा से इतना तो हुआ, चुनाव आयोग पे दबाव पड़ा, पार्टियों पे दबाव पड़ा, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा कि उसके बाद और वोट काटने की प्रक्रिया को एकदम रोक दिया गया और 65 लाख को घटा के अंततः 44 लाख पे किया गया। तो ये तो हुआ, लेकिन वोट की चोरी चुनावी मुद्दा नहीं बनी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही ऐसा हुआ। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे चरण की वोट जो होनी थी, वोट की कटौती, वो हो नहीं पाई। वो बीजेपी डर गई, चुनाव आयोग डर गया, सरकार डर गई कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और चूंकि वो नहीं हुई, इसलिए ये सामान्य जन का मुद्दा नहीं बना। योगेंद्र सर, एक सवाल और, वो ये कि अब आने वाले वक्त में जो विपक्ष में महागठबंधन की राजनीति है, जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, उसका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? महाराष्ट्र, यूपी के बाद बिहार में वो फेल नजर आ रहा है बीजेपी और एनडीए से लड़ने के लिए, और इसका वाइडर इंपैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में और स्टेट्स में जहां इलेक्शन हो रहा है, वेस्ट बंगाल और असम खासकर, वहां कैसा दिखता है आपको अगले साल? देखिए, बिहार का चुनाव है। 90 के दशक में होता था कि बिहार का चुनाव पूरे देश की आपको एक छवि देता था, वैसा नहीं है। ये बिहार का चुनाव है, इसका महत्व वो नहीं है जो कि महाराष्ट्र के चुनाव का था या कि हरियाणा के चुनाव का था, जिसने लोकसभा के चुनाव को एक तरह से पलट दिया था। अगर बिहार में वही नतीजा आता है जो इस वक्त हमें दिख रहा है, तो लोकसभा चुनाव का दोहराव है।
अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इसका आने वाले चुनावों पे कोई बहुत बड़ा असर हो मैं नहीं देखता। असली चुनाव देखिए, आने वाले जो 4 चुनाव हैं उसमें तमिलनाडु और केरला के चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पे कोई बहुत बड़ा असर हो मैं नहीं समझता। हाँ, बीजेपी की निगाह, बीजेपी की चैलेंज है असम को बचाना और बीजेपी के लिए अवसर है किसी तरह से बंगाल को हथियाना। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कहें तो मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद गाड़ी का अगला स्टॉप है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नतीजे से आप देश के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे, ना बिहार के माध्यम से और ना ही जो आने वाले 4 चुनाव हैं इनसे कोई राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। योगेंद्र जी, मैं आपसे 2 सवाल हैं, एक तो वो जंगल राज वाला नैरेटिव जो है और एक युवा वाला, क्योंकि 58% अगर सबसे युवा की मैं बात करूं तो वो बिहार का युवा है। 58% 25 साल से नीचे, जो 22 साल 25 साल इस उम्र के लोग हैं, सड़कों पर उतरे थे सर, वो लाठियां खाई थी उन्होंने। 11 साल से पता ही नहीं है, उन्होंने परीक्षा तो दी है पर रिजल्ट का अब तक पता नहीं है, और उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि नौकरी का तो पता ही नहीं है। दूसरी चीज ये वही युवा भी है सर जो जंगल राज नैरेटिव एनडीए ने बनाने की कोशिश की, लेकिन ये तो वो वर्ग है ना सर जिन्होंने देखा ही नहीं है कि जंगल राज क्या है। हो सकता है अपने बड़े बूढ़ों से सुना हो। ये 2 सवाल मेरे आपसे। बहुत गंभीर बात आपने उठाई है। ये जो नौकरी का सवाल है, बिहार के पलायन, बिहार में जो रोजगार के अवसरों की कमी का सवाल है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा उठा। इसे जनसुराज ने भी उठाया। ये मुद्दा जब लोगों की जुबान पे था, लेकिन ये एक प्रभावी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। हालांकि जो मैंने एग्जिट पोल्स के परिणाम वगैरह देखे, उससे लगा कि शायद पहली बार युवाओं में महागठबंधन के वोट थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उतना बड़ा नहीं। जिसका एक प्रमुख कारण तो ये हो सकता है कि युवाओं में महिला पुरुष हैं और महिलाओं में सरकार के बाकी कारणों से, नीतीश कुमार द्वारा टारगेट करने से, और आखिर में जो 10,000 रुपये की रिश्वत दी गई, अब इसे रिश्वत ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा, रिश्वत दी गई, इनका असर युवा महिलाओं पे था। तो युवा केवल युवा नहीं है, वो महिला और पुरुष है। और दूसरी चीज़ ये कि महागठबंधन एक ऐसी छवि प्रोजेक्ट नहीं कर पाया जिससे बिहार के तमाम युवाओं को ये लगे कि हाँ भाई, नीतीश कुमार सरकार तो असफल हुई, ये सरकार सफल होगी। इसमें तेजस्वी के पास एक एडवांटेज था। जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बेहतर नौकरियां दी थी, एक शुरुआती उनके पास अवसर था। लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी योजना बिहार के सामने पेश हो पाई? अंतिम चुनाव के समय आप कह देते हैं कि आप इतनी सरकारी नौकरियां देंगे, वो बात तो गांव तक पहुंच भी नहीं पाती है। लेकिन कुल मिला के क्या महागठबंधन बिहार के सामने एक ऐसी क्रेडिबल योजना दे पाया जिसमें लोग यकीन कर सकें कि हाँ भाई, हमारे आने से बिहार में रोजगार में ये बदलाव होगा? मैं समझता हूँ महागठबंधन और विपक्ष इस मायने में सफल नहीं हो पाया, और ये उनके लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती। योगेंद्र जी, एक और बात जो हर कोई जानना चाहता है वो है प्रशांत किशोर क्या करेंगे। जाहिर है फैसला उन्हें करना है, लेकिन जो तीसरा विकल्प बनने की उन्होंने कोशिश की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जनता की नजरों में वो आकर्षण अपने लिए पैदा नहीं कर पाए, जबकि मुद्दे तो उन्होंने बड़े जमीनी उठाए थे? अभी तक हम इतना तो जान रहे हैं कि उन्हें सीटें ज़्यादा नहीं आ रही, शायद 1-2 आएंगी, इससे अधिक नहीं। उनके वोट कितने हैं इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। मेरा अनुमान है कि वो कहीं 4-5% के करीब आएगा। 4-5% छोटा वोट नहीं होता। देखिए, प्रशांत किशोर का जो प्रयोग है 2 चीज़ें साबित करता है। एक तो लोकतांत्रिक राजनीति की संभावना, मतलब कि अगर एक व्यक्ति शिद्दत से, मेहनत से 2-3 साल काम करे तो वो मुद्दा बना सकता है, और मीडिया अगर उसको जगह दे, जो कि मीडिया ने प्रशांत किशोर को दी, तो वो एक मुद्दा बना सकता है। मैं जब बिहार में घूमा, हर गांव में उसकी चर्चा थी, और जिन लोगों ने वोट भी नहीं दिया वो लोग उनकी बात से सहमत थे। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति की संभावना बताता है। 4-5% छोटा वोट नहीं होता है। आज हर कोई बहुत आसानी से खारिज कर देगा, लेकिन मैं नहीं खारिज करूँगा। मैं समझता हूँ 4-5% अगर वोट आता है तो बहुत बड़ा वोट है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सीमा बताता है, और सीमा ये है कि आप पेड एम्प्लॉय के थ्रू किसी जन आंदोलन को खड़ा नहीं कर सकते।
अंततः प्रशांत किशोर ने जो अभियान किया वो प्रशांत किशोर का अभियान था, और उसमें जितने भी सैकड़ों लोग शुरू में लगे हुए थे उनमें से अधिकांश लोग पेड एम्प्लॉय थे जिनको तनख्वाह मिलती थी। इस देश में जन आंदोलन और जन संगठन सैलरीड एम्प्लॉयड के जरिए खड़ा नहीं किया जा सकता। ये भी एक लोकतांत्रिक राजनीति के लिए मैं तो कहूँगा एक शुभ लक्षण ही है, कोई बुरा लक्षण नहीं है। एनके सिंह साहब, आप कुछ बात करें। योगेन जी नमस्ते, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ। एक आपका बड़ा कैंपेन अपनी लाइफ का रहा है एसआईआर के खिलाफ, और इतना बड़ा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको तस्दीक किया, आपका खैर मकदम किया, और बहुत ही आपको उसने बुलाया पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में, आप जाके डिपोज हुए। एसआईआर पर आपका जो कैंपेन था, क्या इसका इस चुनाव पे रिजल्ट पड़ा है पहला? और कहीं लगता नहीं है कि देयर इज़ ए वेरी पाल्पेबल साइलेंट रिवॉल्यूशन जो कि महिलाएं कर रही हैं, और बहुत ही साइलेंट है। लेकिन अगर आप उस आंकड़ों को देखें जिसमें कि महिला वोटर परसेंटेज पुरुष से क्रॉस करके अगर 300 महिलाएं वोटिंग बूथ पे आई हैं तो 180 पुरुष आए हैं, जबकि ये स्थिति रिवर्स थी आज से 20 साल पहले। तो क्या कोई साइलेंट रिवॉल्यूशन महिलाओं का है जो आप भी नहीं देख पाए, जो डिसर्न नहीं हो पाया? और एसआईआर का जो आपका प्रयास था वो किसी मायने का नहीं रहा, मतलब कि वो एक जिंदगी में आपको शायद एक असफलता का एहसास होगा। नहीं सिंह साहब, शुक्रिया दोनों सवालों के लिए। एसआईआर का कैंपेन किसी पार्टी को जिताने या किसी को हराने के लिए नहीं था। एसआईआर का कैंपेन का एक ही उद्देश्य था कि इस देश का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार सार्वभौम बना रहे, यूनिवर्सल बना रहे। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं, पहले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन पार्टीज़ को घुसते ही कह दिया था, अरे भाई बिहार में 20% वोट तो फेक है, हम तो काटेंगे। तो जो 20% काटने की योजना थी, और 20% का मतलब कोई बिहार के 2.25 करोड़ वोटर, वो अंततः केवल 44 लाख पे रह गई। और उस 44 लाख में क्योंकि शुरू के डिलीशंस जो थे उसमें डेड वगैरह काफ़ी थे, तो मैं समझता हूँ उसमें जेन्युइन डिलीशन शायद जो नहीं होने चाहिए थे वैसे डिलीशन शायद 10-12 लाख ही होंगे। तो मैं तो समझता हूँ एसआईआर कैंपेन इस मायने में सफल रहा। मैं धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहता हूँ कि जो 1.5-2 करोड़ का डिलीशन हो सकता था, अगर वास्तव में उन्होंने कागज़ों की जांच करके और वो सब किया होता जो चुनाव आयोग करना चाहता था, तो 1.5-2 करोड़ का डिलीशन घट के 44 लाख पे रह गया। ये तो मैं सफलता मानता हूँ। मैं नहीं समझता ये कैंपेन किसी एक पार्टी का पक्ष करने और उसे जिताने के लिए था। सर, और बिहार वो स्टेट जो राज जी सर, ये 3/4 की तरफ जा रहा है। ये जो टैली इस समय की 161, हाँ 161 है, ये तो आधी होती है। बिल्कुल। तो क्या हम लोग इसको डिसर्न करने में, एहसास करने में फेल रहे? और खास करके योगेन सर तो कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा था कि इस तरीके की स्थितियां रहेंगी, लेकिन योगेन सर वो सूबा जो आर्थिक और सामाजिक सारे इंडिकेटर्स में देश के तमाम बड़े राज्यों में सबसे पीछे है, बहुत बदतर हालत है, वहां भी एक गठबंधन लगातार 20 साल से जो सत्ता में था वो एक बार फिर रिपीट होता नजर आ रहा है इस आंधी के साथ। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? इस वक्त मुझे 2/3 के करीब दिखाई दे रहा है, मतलब 160-65 लगभग वही जहां वो लोकसभा चुनाव में थी, वही स्थिति है। एनके सिंह साहब ने वो जो महिलाओं वाला प्रश्न पूछा था वो बहुत गहरा प्रश्न है। मिस करने का तो सवाल नहीं, क्योंकि बिहार में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ जो बिहार का बना हुआ सोशल इक्वेशन है उस पर जो भी महागठबंधन को फ़ायदा हुआ, युवा लोगों की वजह से, पलायन के सवाल पे, रोज़गार के सवाल पे, उस सारे को बराबर कर दिया महिलाओं के वोट ने। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं ने एनडीए को ज़्यादा वोट दिया है। तमाम कास्ट में, सिर्फ कुछ कास्ट में नहीं, हर कास्ट में महिलाओं ने एनडीए को थोड़ा सा ज़्यादा वोट दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं का वोट एक अलग वोट की तरह से उभरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं का मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहा है। तो महिला वोट एक स्वतंत्र वोटर बैंक के रूप में उभरे, ये तो लोकतंत्र का बहुत स्वस्थ लक्षण है। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे सिर्फ 10,000 की रिश्वत नहीं, आगे से कुछ ऐसे कार्यक्रम भी निकलेंगे जो महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी ला सके।
योगेंद्र सर, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक और खास मेहमान है, प्रोफेसर हैं सतीश झा। वो कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। सतीश जी, काफी देर से आप कह रहे थे। जोगेन जी नमस्कार, सतीश बोल रहा हूँ। सर सवाल आवाज आ रही है? जी जी, सवाल पूछिए। जोगेन जी, इनफैक्ट अभी का जो रिजल्ट जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, उससे क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि बिहार में कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है? क्योंकि जो लेफ़्ट का परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं लास्ट 2020 के तुलना में, वो तो काफ़ी नीचे चला गया। कहने का मतलब जो क्लास पॉलिटिक्स करता है लेफ़्ट, वो भी एक तरह से कोलैप्स कर रहा है। और जो बाकी ये खास करके एक बड़ी अचरज की चीज़ है, जो महिलाओं और युवाओं के बारे में जब बिहार में चर्चा लोग करते हैं, तो अभी तक तो चर्चा हो रही थी जैसे वो कास्ट न्यूट्रल कैटेगरी है बिहार का, उन पे कोई कास्ट का असर नहीं होता है। और जन स्वराज और प्रशांत किशोर शायद उसी अंदाज़ा से कर रहे थे अपनी राजनीति। लेकिन ये यदि रिज़ल्ट सही में यही होल्ड करता है, तब तो हमको लगता है वहाँ की महिलाएं और जो युवा वर्ग है वो भी कास्ट के आधार पे ही मत देता है। उनका कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनमस वोटिंग बिहेवियर नहीं है। छोटा सवाल। तो ये हमको लगता है जो ये 2-3 चीज़ें बिहार का ये रिज़ल्ट अपने आप में एक आत्ममंथन के लिए लोगों के सामने है। और खास करके जो नेशनल पार्टीज है कांग्रेस, सर काफी लंबा सवाल हो रहा है, काफी लंबा सवाल हो रहा है। मुझे लगता है कि आपकी बात समझ गए होंगे योगेंद्र सर। जवाब एक और जुड़ी बात कहता हूं, जरा ब्रांड नीतीश के बारे में भी योगेंद्र जी मैं आपकी टिप्पणी मैं छोटे में ही चाहूंगा। उत्तर दे पाऊंगा। जी जी सर। मैं छोटे में ही जवाब दे पाऊंगा। पहला तो ये कि ये बात सही है कि आत्ममंथन विपक्ष के लिए आत्ममंथन की जगह है। मैं खुद CPI ML जिसने ज़मीन पे काफ़ी काम किया है, उसके प्रदर्शन से मैं निराश ही नहीं, मैं हैरान भी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। तो वो वाकई थोड़ा सोचने की बात है। मैं अभी ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि युवा और महिला भी केवल जाति के आधार पे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मूलतः बिहार का वोट अभी जाति के खांचों में ही बटा हुआ है। जो बदलाव है वो ये है कि महिलाएं थोड़ा सा ज़्यादा जाति की से बढ़कर भी NDA के पक्ष में झुक रही हैं, और युवा थोड़ा सा ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में आए, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल शुरुआती बदलाव हैं। ये कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं बन पाया, और उसका कारण ये है कि मैं समझता हूँ विपक्ष उस तरह का एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बिहार के युवा के सामने नहीं रख पाया। जहाँ तक ब्रांड नीतीश की बात है, लंबी बात बाद में होगी, लेकिन एक बात तो फिर साबित हो गई है और अभी भी आंकड़ों से लग रहा है कि अभी बीजेपी का नीतीश के बगैर गुजारा नहीं है। बीजेपी को नीतीश को सामने रखना बहुत बहुत ही शुक्रिया होगा। योगेंद्र यादव नीतीश सर कुमार जुड़ने को के लिए किसी न्यूज को नेशन के छुपी साथ। बात और ये नहीं जो है इस कि वक्त के BJP रुझान उनसे हैं, इसका छुड़ाने मतलब का क्या है, ये विश्लेषण अपने अनुभव के आधार पर हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।